नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज मैं आपके सामने आपके जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं के आंसर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों के जो क्वेश्चन आए थे मेरे पास राष्ट्रपति के बारे में, तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है मैंने एक इस क्लास में समाहित किए हैं। और ज्यादातर के जो क्वेश्चन थे वो थे कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर किस तरह से हटाया जा सकता है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। कुछ ने ये पूछा था कि राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति किस तरह से कार्य करता है, या उपराष्ट्रपति किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्य करता है, या राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास विद्यार्थियों के आए थे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आज के इसी कंटेंट में तैयार किए हैं और उसको एक टॉपिक के रूप में मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन कर रही हूँ मैं। और आज का हमारा ये विषय है राष्ट्रपति का कार्यकाल, उसकी पद रिक्तता और महाभियोग। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। और सबसे पहले अपन लेते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, किस तरह का होता है। संविधान का अनुच्छेद 56 और 57 जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में प्रावधान उसमें किया गया है, उसमें उसका वर्णन किया गया है। सामान्यतः राष्ट्रपति की जो पद अवधि होती है, जो कार्यकाल होता है, वो उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित भी हो सकता है, उसके पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको ये जानकारी होगी ज्यादातर विद्यार्थियों को, और अगर नहीं है तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 कार्यकाल तक लगातार रहे थे। 1952 से 1962 तक लगातार 2 बार वो रहे थे। तो पुनः निर्वाचन पर प्रतिबंध नहीं है, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। मैं यहाँ आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि अमेरिका में इस तरह का एक कानून बना हुआ है कि वहां का राष्ट्रपति 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है। वहां कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 2 बार लड़ सकता है, इसके बाद में वो नहीं लड़ सकता। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई कानून तो नहीं है, लेकिन ये आशा की गई है और एक संवैधानिक एक परंपरा हमारे यहाँ पे स्थापित हो गई है कि 2 बार से ज्यादा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति यहाँ नहीं बनाया गया है। तो सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पुनः निर्वाचित भी वो हो सकता है। दूसरी जो बात उसके कार्यकाल के संबंध में है वो ये होती है कि उसके कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति का जो पद है वो 4 कंडीशन में रिक्त हो सकता है। अर्थात 5 साल का कार्यकाल अगर वो पूरा कर लेता है तो वो पूरा कार्यकाल है उसका, लेकिन इससे पहले भी 5 ऐसी स्थितियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं जिनमें राष्ट्रपति का पद पहले रिक्त हो सकता है। नंबर 1 होती है कि वो स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। नंबर 2 होती है उसकी मृत्यु होने पर खाली हो सकता है। नंबर 3 होता है कि उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नंबर 4 होता है जैसे मान लीजिए वो कार्य करने के लिए योग्य नहीं हो, या उसके निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया हुआ हो। तो ऐसी कंडीशन होने पर राष्ट्रपति का पद समय से पहले भी रिक्त हो सकता है। सबसे पहले जब बात कर रहे हैं अपन त्याग पत्र की, कि राष्ट्रपति स्वयं भी जब चाहे तब अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और अपने कार्य से मुक्त हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आया हुआ है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को देता है, और कभी भी त्याग पत्र सौंपकर अपनी पद से वो मुक्त हो सकता है। दूसरी कंडीशन जो होती है कि उसकी अगर पद पर रहते हुए उनका निधन हो जाता है तो वो पद खाली हो जाता है। और 2 बार ऐसा हमारे यहाँ पे हुआ भी है कि 1969 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन पद पर थे तो उनकी पद पर रहते हुए निधन हुआ था, तो उस समय भी खाली हुआ था ये पद। और इसी तरह 1977 में तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद, तो उनका भी पद पर रहते हुए निधन हुआ था। तो 2 बार ऐसा हुआ भी है हमारे यहाँ पर, तो उनकी मृत्यु होने पर वो खाली हो सकता है। तीसरी, जैसे अपन कहते हैं महाभियोग के द्वारा उनको समय से पहले हटाया जा सकता है यदि राष्ट्रपति संविधान के विपरीत कार्य करता है।
और अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निष्पादन नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें समय से पहले महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। और इसके बारे में भी अपन विचार करेंगे कि किस तरह से महाभियोग लगाया जाता है। और इसके अलावा चौथा जो कारण होता है उसमें ये होता है कि अगर उस के निर्वाचन को अगर सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया हो या वो कार्य करने के लिए योग्य नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में भी उसका पद खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो ऐसी 4 परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें राष्ट्रपति का जो पद है वो समय से पहले या उसके कार्यकाल से पहले भी खाली हो सकता है। अब इनमें जो 4 कारण अपन ने जो देखे उनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारण है वो ये है महाभियोग। तो अपन चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर किस तरह से हटाया जा सकता है। ज्यादातर विद्यार्थियों की जो क्यूरीज थी, जो क्वेश्चन थे, उनमें उन्होंने यही मांग की थी कि राष्ट्रपति को समय से पहले महाभियोग लगाकर किस तरह से हटाया जा सकता है। तो चलते हैं अपन इस टॉपिक पर अपन बात करते हैं। और यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगी संविधान का अनुच्छेद 61 में ये स्पष्ट प्रावधान है कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को समय से पहले महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात तो अपन यही करते हैं कि महाभियोग क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि महाअभियोग, अभियोग लगाया जाना। तो अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर जब उसे समय से पहले हटा दिया जाता है तो उसे हम महाअभियोग कहते हैं। अब इसके लगाने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके ऊपर अपन विचार करते हैं। संविधान में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने की शक्ति हमने संसद को दी हुई है। संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इस महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है और प्रारंभ कर सकता है। सबसे पहले जो स्टेप उठाया जाएगा महाभियोग के लिए, तो सबसे पहले आरोप पत्र तय किया जाता है कि राष्ट्रपति ने ये उस पर आरोप लगाए जाते हैं या ये उसने संविधान का उल्लंघन किया है। तो जो आरोप पत्र तैयार किया जाता है महाअभियोग का, वो कोई भी सदन तैयार कर सकता है, दोनों में से कोई भी सदन उसको तैयार कर सकता है, लेकिन उस आरोप पत्र पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। अर्थात कोई भी सदन अपनी सदन की सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से सबसे पहले राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव या आरोप पत्र तैयार करता है। मान लीजिए लोकसभा में ये प्रस्ताव तैयार हो रहा है, तो अभी अगर अपन देखेंगे तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है 545 चल रही है। अगर उसका 1/4 अपन करते हैं तो 136 सदस्य आते हैं। और यदि राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में भी वर्तमान में 245 सदस्य हैं और अगर इसका 1/4 करते हैं तो 61 सदस्य हैं। तो यदि लोकसभा तैयार करेगी तो 136 अर्थात 1/4 136 सदस्यों के सिग्नेचर होना जरूरी है। और यदि राज्यसभा तैयार करती है तो 245 का 1/4 अगर अपन करते हैं तो 61 सदस्य होंगे। अर्थात कोई भी सदन जो इस प्रस्ताव को तैयार करेगा, इसको प्रारंभ करेगा महाभियोग का, वो अपने सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से इस प्रस्ताव को तैयार करेगा और सदन और राष्ट्रपति को नोटिस दे देगा। नोटिस देने के 14 दिन के पश्चात उस प्रस्ताव पर उस सदन में विचार विमर्श किया जाएगा। अर्थात 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। जब वो प्रस्ताव आता है और राष्ट्रपति को इससे 14 दिन का समय नोटिस देकर दिया जाता है और 14 दिन के पश्चात उस सदन में उस प्रस्ताव को, उस विधेयक को रखा जाता है, महाभियोग के प्रस्ताव को। अब वो सदन उस पर विचार विमर्श करता है। यदि लोकसभा ने प्रारंभ किए तो लोकसभा उस पर विचार विमर्श करेगी और यदि राज्यसभा से प्रारंभ हुआ तो वो राज्यसभा में विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श करने के पश्चात वो सदन अपने 2/3 बहुमत से अगर उसको पारित कर देते हैं तो वो प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाएगा। 245 अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो उनका अगर अपन 2/3 बहुमत निकालते हैं तो 163 होते हैं। 545 अगर लोकसभा की सदस्य है और अगर लोकसभा से वो जा रहा है तो 363 सदस्य होते हैं उसके 2/3 बहुमत के। तो 2/3 बहुमत से अगर वो सदन उसको पास कर देता है तो वो विधेयक, वो प्रस्ताव, वो महाभियोग का जो होगा वो दूसरे सदन में चला जाएगा। यदि मान लीजिए प्रारंभिक सदन लोकसभा है तो वो राज्यसभा में चला जाएगा और प्रारंभिक सदन अगर राज्यसभा है तो वो लोकसभा में चला जाएगा। अर्थात प्रारंभिक सदन से वो दूसरे सदन में चला जाएगा। जब दूसरे सदन में वो प्रस्ताव चला जाता है तो दूसरा सदन उसकी जांच करता है।
जांच करने के लिए वो स्वयं भी जांच कर सकता है, कोई कमेटी भी बना सकता है। और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है, अतः उसे पूरा मौका दिया जाता है कि वो भी अपना पक्ष महासदन के सामने रखे। और इसके लिए राष्ट्रपति स्वयं भी उपस्थित हो सकता है या अपना कोई प्रतिनिधि भेजकर भी अपना पक्ष रख सकता है। जब दूसरा सदन उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो वो प्रस्ताव महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाता है और उस पारित होने की तिथि से ही राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ता है या अपने पद से हटना पड़ता है और इस तरह महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। देखिए, मेन जो चीज होती है, यहाँ 3 बातें यहाँ होती हैं कि पहले एक सदन के 1/4 सदस्य अर्थात 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर से प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे और तैयार करने के पश्चात 14 दिन का नोटिस देकर उसे सदन में रखा जाता है और सदन द्वारा उसे पारित करने के पश्चात वो दूसरे सदन में चला जाता है और दूसरा सदन भी अगर उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो वो प्रस्ताव पारित माना जाता है और उस स्थिति से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। इस तरह महाभियोग की प्रक्रिया संचालित की जाती है। मैं आपको यहाँ एक चीज और बताऊं यहाँ पर कि संसद के दोनों सदनों के जो नामांकित सदस्य होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो देखिए वहां राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस महाभियोग की प्रक्रिया में वो मनोनीत सदस्य पाठ करते हैं। निर्वाचन में पाठ नहीं करते थे, उनको वहां भाग लेने का अधिकार नहीं था वोट देने का, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में वो यहाँ पर शामिल होते हैं। इसी तरह जो राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते थे, निर्वाचित सदस्य, संघ शासित प्रदेशों के भी जो निर्वाचित सदस्य होते थे, वो भी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में पाठ करते थे। लेकिन यहाँ जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसमें उन्हें कोई रोल नहीं करना होता है, अर्थात उन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं है, उनके पास महाभियोग में कोई शक्ति नहीं होती है। इस तरह ये महाभियोग प्रक्रिया चलती है। और साथ ही मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि अभी तक हमारे भारतीय इतिहास में किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लगाया गया है, किसी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर नहीं हटाया गया है। तो इस तरह समय से पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने से खाली हो सकता है, मृत्यु होने पर खाली हो सकता है, इस महाभियोग के माध्यम से हटा सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके निर्वाचन को अवैध घोषित करने पर भी वो रिक्त हो सकता है। अब अपन विचार करते हैं कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस समय क्या प्रावधान किए गए हैं उनके पद को भरने के लिए या नए चुनाव कराने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके ऊपर अपन विचार करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 65 जो है वो इस बात पर विचार विमर्श उसके तहत अपन कर सकते हैं, या उसमें ये प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद इस तरह से खाली होता है, जैसे मान लीजिए मृत्यु हो गई है, त्याग पत्र दे दिया है, अवैध घोषित कर दिया उसको निर्वाचन को, या महाभियोग के माध्यम से अगर उसको हटा दिया जाता है तो वो स्थायी रूप से रिक्त हो गया वो पद। और ऐसी कंडीशन में ये प्रावधान किया गया है कि पद रिक्त होने के 6 महीने के अंतर्गत नए चुनाव कराने होते हैं। नए चुनाव जब होंगे और जो नया राष्ट्रपति आता है चुनकर, वो पूरे 5 वर्ष तक कार्य करेगा, न कि शेष अवधि के लिए। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि मान लीजिए किसी राष्ट्रपति को 2 साल कार्य करते हुए हो गए और 2 साल के पश्चात यदि उसकी डेथ हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देता है या इस तरह उसका पद खाली हो जाता है, तो जब नया चुनाव आएगा तो नया चुनाव होगा तो जो नया चुनाव हुआ जो राष्ट्रपति होता है वो शेष 2.5 साल के लिए नहीं आएगा। जब भी चुनाव होगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा और पूरे 5 वर्ष के लिए कार्य करता है, इसलिए शेष अवधि के लिए वो नहीं चुना जाता है। दूसरी चीज जब ये होती है कि ये जो 6 महीने का पीरियड होता है जो अपन ने चुनाव कराने के लिए निर्धारित होता है, इस पीरियड में अर्थात राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा हमारे यहाँ का, वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का संपादित करेगा, अर्थात वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऐसा हमारे यहाँ पे 2 बार हुआ भी है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि 1969 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका निधन हुआ था। तो उस समय जो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे वीवी गिरी, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था।
इसी तरह 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद का जब निधन हुआ था, तत्कालीन राष्ट्रपति थे ये, उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे बीडी जत्थी, तो उन्होंने भी इसका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ये एक स्थायी रिक्तता है जिसको भरने के लिए इस तरह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 65 में एक और प्रावधान है कि राष्ट्रपति का पद यदि अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए अगर खाली होता है, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है या कोई किसी कारणवश वो थोड़े समय के लिए अगर वो नहीं राष्ट्रपति का कार्य कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल 1960 में तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो उस समय 15 दिन की यात्रा पर गए थे सोवियत संघ में, और उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उन्होंने उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इसी तरह 1961 में वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्वस्थ थे, तो उस समय भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनके जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति का रूप में कार्य उन्होंने किया था। और इस कंडीशन में जब वो अस्थायी पीरियड के लिए जाते हैं तो वो जब तक कार्य करते हैं जब तक कि राष्ट्रपति अपना कार्यग्रहण वापस नहीं कर लेता। इस तरह कार्यकाल के बीच में स्थायी रूप से खाली होने पर या इस तरह अस्थायी रूप से भी अगर खाली होता है तो राष्ट्रपति के कार्य जो है उपराष्ट्रपति संभालता है। संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद भी यदि खाली होता है तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो फिर राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली है या अनुपस्थित है, तो ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उसकी जगह कार्य करेगा। इस तरह संविधान में 3 बातें यहाँ निहित की गई है। उपराष्ट्रपति को प्रायोरिटी दी गई है, पहले वो संभालेगा, अगर वो भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश होगा, और अगर वो भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। मैं यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर दूं, जब कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे वो वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, तो जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस समय वो राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, सारी उन्मुक्तियां प्राप्त करता है। और संसद द्वारा जो विशेषाधिकार, जो भत्ते, जो वेतन उन्हें दिया जाता है, वो उनका इस्तेमाल करता है। आपको ये जानकारी होगी कि राष्ट्रपति को एक उन्मुक्ति होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी कोई विधिक जांच नहीं की जा सकती, अर्थात उसको कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता है। तो इस तरह की जो उन्मुक्ति है वो भी उनका इस्तेमाल करेगा। इस तरह कार्यकाल के बीच में पद रिक्त होने पर संवैधानिक ये प्रावधान किए गए हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर यदि पद रिक्त होता है, अर्थात वो राष्ट्रपति अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट करता है, उसके बाद में अगर उसका पद रिक्त होने वाला होता है, तो संविधान में ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 62 के अंतर्गत कि उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए चुनाव करा लिए जाते हैं, और जो नया राष्ट्रपति चुनकर आता है वो अपना कार्य ग्रहण कर लेता है। लेकिन बाई चांस यदि कुछ देरी हो जाती है किसी कारणवश और वो चुनाव नहीं हो पाते हैं, तो जो वर्तमान राष्ट्रपति होगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष कंप्लीट हो चुका होता है, उसके बावजूद भी वो वर्तमान राष्ट्रपति ही तब तक कार्य करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अर्थात नया राष्ट्रपति कार्य ग्रहण नहीं करता है। इस तरह कार्यकाल पूरा होने पर तो वही कार्य करेगा वर्तमान राष्ट्रपति ही, और अगर बीच में खत्म होता है या रिक्त होता है तो करेगा उपराष्ट्रपति। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता है। ये राज अंतराल कभी नहीं रखा जाता है। वो अगर स्वयं है तो वो स्वयं कार्य करता है, और अगर वो स्वयं नहीं होता है तो उसका उत्तराधिकारी के रूप में उपराष्ट्रपति या न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्य करता है। इस तरह वो कभी रिक्त नहीं रहता है। आशा है आपके जो क्वेश्चन है उनका समाधान हो गया होगा, और तब तक के अगली क्लास में फिर अपन एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।